होगी शुरू। ठीक है बेटे, पेपर तो ये 2002 का है, मई जून। चलिए जी, आप ही लोगों से क्वेश्चन है बेटे। इन द radioactive decay of an isotope of lead to an isotope of bismuth, a particle 0 minus 1 x is emitted. Which particle is x 0 minus 1? बताइए ये क्या चीज है? इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है। क्यों इलेक्ट्रॉन है भाई? नेगेटिव चार्ज है ना सर सर, -1 का। -1 चार्ज लगा है, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है। और बताइए। सर उसने पार्टिकल का है ना? जी जी बिल्कुल। सर ये बीटा पार्टिकल है तो ये इलेक्ट्रॉन ही होता है ये। एनाइसोटोप पार्टिकल, बीटा पार्टिकल कहाँ लिखा है बीटा पार्टिकल? सर 0-1 बीटा का ही होता है। 0-1 बीटा ही होता है। ठीक है जी, 0-1 बीटा ही होता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? इसका आंसर ए होगा ना, इलेक्ट्रॉन। इसका आंसर ए होगा, इलेक्ट्रॉन। और बोले बेटा। सर इलेक्ट्रॉन ही होगा, उस पर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती। अच्छा, देखिए इस पार्टिकल पे लिखा है 0-1, सही है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर न्यूक्लियर नंबर 0 है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर हमने ए लगा दिया, इलेक्ट्रॉन। चलिए 2 पे आइए। चलिए बेटा 2 पे आइए, बताइए इसका आंसर क्या होगा? बेटा इसको कैसे करेंगे? आज सिंप्लीफिकेशन एन एडल्ट, देखें यहां लिखेंगे CH2O, एम्पिरिकल फॉर्मूला है। यहां लिखेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए CH2 का MR कितना है? 44। 40 नहीं, CH2O का। CO2 की बात कर रहे हैं? CH2O सर 30 होगा। इसका 30 होगा बेटे, शाबाश। और इसका 44। आपको दिया हुआ है कार्बोहाइड्रेट का 1.80, इसको x किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। बोले बेटा क्या आंसर होगा? डी है। x इज इक्वल टू क्या आंसर है? 2.64। बोलो बेटा यही आ रहा है? ठीक है जी, 0 पॉइंट। कर सकते हैं क्वेश्चन 2 को? हाँ मेरा बेटा, मैं क्वेश्चन नंबर 2 दोबारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। आप देखिए, आपने इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है। आपने यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा, यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला लिखा। अब आपसे ये कह रहा है कि आप इसका अगर ये 1.80 हो तो इसका आंसर क्या होगा? आप मेरी बात समझ रहे हैं बेटे? आपने क्या किया, इसके MR को एज किलोग्राम कंसीडर किया है, इसके MR को किलोग्राम में कंसीडर किया है। अगर ये वॉल्यूम भी लिखा होता तो आप वॉल्यूम भी कंसीडर कर लेते बेटे। फिर आपने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब आपने आंसर निकाल दिया 2.64 किलोग्राम। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपको मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है। बताइए वाई एक्सिस पे परसेंटेज है या नहीं है आपके सर। पास परसेंटेज नहीं है? बोलो बेटा परसेंटेज है कि नहीं है?
सीवी है ना, लाइक परसेंटेज में नहीं है, लेकिन हम वही परसेंटेज formula नहीं है बेटा, परसेंटेज नहीं है, ठीक है, परसेंटेज नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको फॉर्मूला लगाना होगा x1 मल्टीप्लाई बाय y1 प्लस x2 मल्टीप्लाई बाय y2 डिवाइडेड बाय y1 प्लस y2। इससे आपको AR निकल जाएगा। अगर परसेंटेज गिवन होती है तो डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अगर परसेंटेज गिवन नहीं होती है बेटा तो हम यही वाला करते हैं जो मैंने लगाया है फॉर्मूला। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए बेटा, x1 है 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 63। सर जी बेटा, x1 63 नहीं होगा? 5 because जी बेटा, जी बेटा, मैंने आगे पीछे कर दिया, ठीक है। y1 कितना है? 7 प्लस 3, 63.6 आ रहा है। 63.6। सर मेरा भी यही आ रहा है, तो आंसर सी होगा। आंसर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं मेरा बेटा। अब आपसे ये कह रहा है कि लिक्विड है, ब्यूरिड है, आपने नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके गए, नेगेटिवली चार्ज रॉड लेके गए। सर ये है सिलेबस में? जी बेटे, ये है सिलेबस में अभी भी? क्या चीज? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप क्या कह रहे हैं? मैं आपकी बात समझा नहीं बेटे। नहीं ठीक है सर। बेटा आपके जो सिलेबस में नहीं होगा ना वो मैं नहीं कराऊंगा आपको, ठीक है। अच्छा अब आप देखें, आपसे कह रहे हैं निगेटिवली चार्ज रॉड लेकर आए आप, ठीक है। अच्छा इसके अंदर लिक्विड जो है, अ स्लो स्ट्रीम ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैप कैन बी डिटेक्टेड। ये वाटर लिक्विड है, ठीक है। वाई इज अ वाटर मॉलिक्यूल पोलर। अब पूछा है वाई वाटर मॉलिक्यूल इज पोलर। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होती हैं। अच्छा अ, अच्छा ये बताइए, मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इससे पोलैरिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं सर। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटम्स हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। आपको मेरी बात समझ आ रही है? इसका ताल्लुक होता है पोलैरिटी से। इसका ताल्लुक पोलैरिटी से होता है, तो लिहाजा आप कह रहे बी आंसर होना चाहिए। अब उसके बाद है द ऑक्सीजन एटम हैज टू लो, इससे कोई पोलैरिटी का ताल्लुक नहीं है। वाटर इज एबल टू डिस्ट्रीब्यूट इनटू आयर, इससे भी पोलैरिटी का ताल्लुक नहीं है। बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डस कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। बोले बेटा। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द क्रिस्टल लैटिस मूव। ठीक है, और बोले। वही लग रहा है। चलिए व्हाई डस कॉपर वायर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड। अच्छा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द क्रिस्टल इट इज मूव, ये कुछ सही लग रहा है। यही होगा सर। कॉपर आयंस मूव टू द कैथोड। नहीं सर, इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा है। हाँ वो तो ये तो वायर की बात कर रहा है ना, वायर। हाँ तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा और जाके देखते हैं। आपसे कह रहे हैं कॉपर आयन मूव टू द कैथोड, समझ नहीं आ रही है। द एटम ऑफ कॉपर बिकम आयोनाइज्ड, ऐसे तो कभी नहीं है। द क्रिस्टल इट इज ब्रेक डाउन, इससे भी कुछ नहीं है। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन अ क्रिस्टल इट इज मूव। जब भी मेटालिक बॉन्डिंग होती है तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं मेरे बच्चों। सर लेकिन वो डी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब वो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। जी बेटा वही डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है ना। ओके सर। याद रखिएगा वो क्रिस्टल लेटिस से बाहर नहीं निकलते हैं, सिर्फ डीलोकलाइज होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6।
A flask X contain 1 dm cube of helium at 2 kilopascal pressure and flask Y contain 2 dm cube of neon at 1 kilopascal pressure. If the flasks are connected at constant temperature, what is the final pressure? इसमें ये वाला मट का फॉर्मूला था ना? मट का फॉर्मूला लगेगा बेटा, मट का फॉर्मूला, मट का फॉर्मूला। मट का फॉर्मूला क्या होता है? P1, पहले मैं समझा देता हूं दोबारा आपको मटका कब लगता है। आपने दो फ्लास्क लिए, बीच में वॉल लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर है प्रेशर 2 किलो पास्कल, इसके अंदर वॉल्यूम है V1 1 dm क्यूब, इसके अंदर प्रेशर है बेटा 1 किलो पास्कल, इसके अंदर वॉल्यूम है 2 dm क्यूब। अब ये कह रहा है कि ये आपने रिमूव कर दिया है, ये रिमूव कर दिया है। अब ये दोनों ज्वाइन करेंगे, बताइए फाइनल प्रेशर क्या होगा? सर P1 V1 प्लस P2 V2 अपॉन टोटल वॉल्यूम। अच्छा, अभी देखते हैं इसका क्या फॉर्मूला लगेगा। मट का फॉर्मूला लगेगा P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। इससे आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा, याद रखिएगा, इससे आपके पास टोटल प्रेशर आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यूज पुट करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, 4/3। तो 4/3 का क्या मतलब होता है? 1 और 1/3 का ए आ रहा है सर, सही है। तो भाई किलो पास्कल ए आ जाएगा इसका आंसर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आपके पास सॉलिड आयोडीन है। आपको मालूम है आयोडीन सबलाइम होती है। ये रहा आयोडीन सॉलिड। सर ये तो मेरे ख्याल से डी होगा। क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा बोलना। सर मेरे ख्याल से डी होगा, मेरे ख्याल से। बिल्कुल सही है, मैंने क्लास में बाकायदा तौर में थ्योरी में लिखवाया था। जी सर, ये लिखा हुआ था नोट्स पे, है ना, लिखा हुआ है ना, ये भी मॉलिक्यूलर, ये भी मॉलिक्यूलर। हर सूरत में सबलाइम होने के बाद दोनों मॉलिक्यूलर। बिल्कुल सही आंसर है, सॉलिड में भी मॉलिक्यूलर और वेपर में भी मॉलिक्यूलर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच स्टेटमेंट ऑफ, ये सवाल आ गया है तो सर एक एमसीक्यू के अक्रॉस में आया था, वो पूछा था कि सर उसको क्या बोलते हैं जो, एक मिनट से, सॉरी मुझे थोड़ा सा याद आता है तो मैं बताता हूँ। मैं बता देता हूँ। उस सवाल में यह आया था कि व्हिच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ओवरकम टू सबलाइम। तो याद रख लेना, वैन डर वाल है वो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, which statement about the standard enthalpy change of formation of carbon dioxide is correct? कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन मेरे बच्चे। सर वो ये किस चीज का फॉर्मूला है सर? इट इज अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म गैसेस प्लस 1 आयन फ्रॉम गैसेस एटम। ये किस चीज की डेफिनेशन है बेटे वो तो Ionization। आयनाइजेशन। सर? इसकी आयनाइजेशन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे सर अगर ये मॉलिक्यूलर आपके पास कोई एलिमेंट है? मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी निकालनी है आपने, तो ये आयोडीन है, आयोडीन गैशियस, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये है बेटा आयनाइजेशन एनर्जी। सर इस पे 2 भी लिखा हुआ था, 1/2 भी था ऑप्शन पहले, अब बाद में 2 भी था, तो सर हर केस ठीक है, में कुछ ना कुछ लगा हुआ आपने 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 रेड स्पॉट से देखा होगा, मेरा अपना ख्याल है उसमें है ये वो क्वेश्चन। एटमाइजेशन में होता है ना, एटमाइजेशन में 1/2 लिख के देते हैं। हाँ हाँ, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी नहीं है, वो एटमाइजेशन प्लस आयनाइजेशन एनर्जी है। ओके सर। आयनाइजेशन इक्वेशन में प्रोडक्ट साइड पे हम आई प्लस नहीं लिखेंगे? हाँ बेटा, वो प्लस लिखेंगे, वो मैं जल्दी में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हाफ हाफ करते हैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है।
ओके सर, थैंक यू। आयनाइजेशन एनर्जी में क्या, एटम से प्लस आयन का बनना आयनाइजेशन एनर्जी है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8, which statement about the standard enthalpy change of formation of carbon dioxide is correct? कार्बन सर डाइऑक्साइड सी लग रहा है इसका। सी लग रहा है, तो कार्बन प्लस O2, कार्बन सॉलिड होता है, गैस होता है, ये गैस होता है। ए भी हो सकता है ना? आइए चेक कर लेते हैं। ए है, इट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। बिल्कुल ये सही लग रहा है, बिल्कुल सही है, इट इज इक्वल टू। ये सही होता क्योंकि सी पे वो कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ कंबशन, लेकिन स्टैंडर्ड तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे होता है ना। जी जी बिल्कुल, अभी देखते हैं। ठीक है बेटे, देखें ए तो सही लग रहा है क्योंकि फॉर्मेशन और कंबशन बराबर होते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड में, क्योंकि कंबशन में 1 मोल कार्बन कंबस्ट हो रहा है, यहाँ 1 मोल बन रहा है, तो लिहाजा ए मुझे सही लग रहा है। बी देखते हैं, इट इज इक्वल टू ट्वाइस द बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। देखिए मेरी बात सुने, अगर हम फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें बॉन्ड एनर्जी तो तोड़ने की कहां से बात आ गई। हाँ, अगर ये ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी कुछ लेते तो समझ आता है, क्योंकि यहाँ आपके पास ऑक्सीजन की भी तो बॉन्ड एनर्जी चाहिए होगी, लिहाजा ये गलत है। अगर ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी नहीं होती तो हम समझ जाते कि ये सही कह रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, तो ऑक्सीजन की बॉन्ड एनर्जी नहीं है, इसलिए भी गलत हो गया। सी आ जाइए, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when 1 mole of carbon dioxide is formed from carbon at the temperature of combustion of the carbon, at the temperature of combustion of the carbon। अच्छा जी, फॉर्मेशन और टेम्परेचर, अब ये इसने घुमा दिया है ए और सी में। अभी आइए देखते हैं थोड़ी देर में, डी देखते हैं। इट इज द सेम फॉर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस फ्रॉम ग्रेफाइट एंड फ्रॉम डायमंड। बिल्कुल गलत है, दोनों का सब्लिमेशन टेम्परेचर डिफरेंट है, तो लिहाजा फॉर्मेशन सेम नहीं हो सकती है। चलिए जी, अब सी में देखें, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज फॉर्म फ्रॉम कार्बन एट द टेम्परेचर ऑफ कंबशन ऑफ द कार्बन। बताइए, नीचे वाले में टेम्परेचर है, ऊपर वाले में ए, तो बताइए सी सही होगा कि ए? ए होना चाहिए। ए होना चाहिए, सी क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि उसे स्टैंडर्ड टेम्परेचर नहीं लिखा हुआ। क्योंकि स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, ऊपर सवाल में स्टैंडर्ड है, ऊपर सवाल में स्टैंडर्ड है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन 298 केल्विन, जबकि कार्बन का ज्यादा टेम्परेचर होता है, इस लिहाज से इसका आंसर ए होना चाहिए। हानिया, आपने सही कहा था। आइए 9 देखते हैं। ये हाइड्रोजन है, आपने इसका एटोमाइजेशन की एनर्जी निकालनी है। बेटे जब आप इसे एटोमाइज करेंगे तो नाइट्रोजन बनेंगे और 4 हाइड्रोजन, बोले ऐसे ही है? जी सर। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अब इसने आपसे कहा है डेटा बुकलेट यूज करेंगे, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है NH बॉन्ड एनर्जी कितनी है और NN बॉन्ड एनर्जी कितनी है? सर एन सिंगल है ट्रिपल है? N सिंगल है, NN सिंगल की 160। 160, NH है आपके पास 390। 390 किलो जूल, सही है, पर मोल होगी। हाँ सही है, यही दो है ना सर? यही दो है, ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अब डेल्टा H का फॉर्मूला है डेल्टा H रिएक्टेंट माइनस डेल्टा H प्रोडक्ट। जब भी बॉन्ड एनर्जी आएगी रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जब भी कंबशन आएगा रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सच में आप प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो नहीं किया था? नहीं बेटा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट तो
ये तो बॉन्ड एनर्जी गिवन है ना, अच्छा हम बॉन्ड एनर्जी की चीज है। तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो रिएक्टेंट में नाइट्रोजन नाइट्रोजन बॉन्ड टूट रहा है बेटे, और 4 NH बॉन्ड टूट रहे हैं, जबकि प्रोडक्ट में 0 है। तो 160 प्लस 4 टाइम 390, बोलो बेटा क्या आंसर आएगा? 1720. 1720 किलो जूल मैंने बेटे। एक बात बताएं, वो कहता है एटमाइजेशन का जो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हेन गैसियस एटम इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो वो एलिमेंट एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। एलिमेंट एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है जी हाँ, एलिमेंट एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है। सही। लेकिन अब मैं आपका पूरा सवाल समझा नहीं, आपने क्या कहा? एटोमाइजेशन में एलिमेंट, लेकिन बनेगा तो वो एटम ना। जी लेकिन हम बोलते हैं ना एलिमेंट से, तो इसलिए हाँ, मैं Cl2 से देखें, अगर आपके पास Cl2 है, इसको हाफ करेंगे, ये एटोमाइज हो गया। सही है। ठीक है, चलिए जी, अल्लाह के हुक्म से ये भी हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, फॉर विच इक्विलिब्रियम डज Kc हैव नो यूनिट? बोलें। जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, मेरी बात गौर से सुनिएगा, सबसे पहले आपने Kc आ जाए तो सॉलिड को क्रॉस करना है। सबसे पहला काम है, जैसे ही आपके पास Kc आ जाए सॉलिड को क्रॉस करना है। फिर बी में आ गया है, तो सही। अच्छा, बिल्कुल सही है। अब आप मुझे बताएं, इसमें कितने मोल है? 2। इसमें कितने? 1। तो ये नहीं हो सकता। इसमें 2, इसमें 2, ये हो सकता है बेटा। इसमें 1, इसमें 5 मोल हैं। सर बी होगा, बाकी सब अनबैलेंस्ड है. बिल्कुल सही कह रहे हैं। इधर 2 मोल हैं, इधर 1 मोल है। तो जहां मोल बराबर होंगे वहां Kc हैज नो यूनिट। बात समझ आ रही है? मोल ऑफ रिएक्टेंट should be equal to mole of product। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 11, बताइए ऑटो कैटालाइसिस दिख रहा है आपको? सी होगा ना सर, आपने बनवाया था ये। तो मैंने आपसे कहा था सिवाय एक हल है इसको रट्टा मारने के, ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस का ये ग्राफ होता है, ऑटो कैटालाइसिस का एक ग्राफ और आता है। तो फिर ए वाला कौन सा है? बेटा ऑटो कैटालाइसिस नहीं है, वो तो नॉर्मल रिएक्शन है। एक ऑटो कैटालाइसिस का ये ग्राफ होता है। यस यस सर, सॉरी, ये वाला मैंने आप मेरी बात समझ रहे हैं? इसमें प्रोडक्ट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और टाइम होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी सर। ऐसे होता है वो ग्राफ। सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होना चाहिए, शाबाश मेरा बेटा, क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है ना। शाबाश। चलो मेरा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ। लार्जेस्ट रेडियस, दोबारा बोलना। ऊपर कीजिएगा एक सेकंड। अच्छा बेटा, मुझे बताओगे, पीरियोडिक टेबल खोलोगे सब, और मुझे बताओगे क्या इन सब का पीरियड सेम है या अलग है? सर पोटेशियम का अलग हो जाता है। पोटाशियम का अलग हो जाता है। तो आप मुझे बताएंगे कि किसका पीरियोडिक टेबल कहाँ गया? मिल गया। अच्छा बताएं, फास्फोरस कौन से ग्रुप में, पीरियड में? थर्ड में है सर. थर्ड पीरियड। सर शुरू के 3 थर्ड में, फिर प्रोडक्शन नीचे वाला इसमें आता है. थर्ड। पोटाशियम कॉस्ट किस में? चौथे में, एक नीचे है. 4th में। सही है। असूलन तो पोटाशियम का होना चाहिए लार्जेस्ट रेडियस, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसके अंदर जो है वो चार्जेस भी, आइंस भी हैं। तो अब आपने देखने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन। बताइए फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 होंगे सर. 15 वैसे होते, 3 गेन कर लिए उसने. तो 18 हो गए, तो 2
8 8 थर्ड शेल है, सही है। बताइए क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 18 हाँ 2 8 8। बताइए आर्गन में कितने? सेम होंगे सर, 18 ही होंगे। 2 8 8। बताइए पोटाशियम में कितने? 18। 2 8 8। बेटा याद रख लेना, मोर नेगेटिव बिग साइज। सर इसमें अगर आप ये नहीं देख सकते कि इलेक्ट्रॉन नंबर सब में सेम है, तो प्रोटॉन जिसमें सबसे ज्यादा कम होंगे वो सबसे ज्यादा फैल सकेगा ना। चलिए प्रोटॉन देख लें, बात तो एक ही है। मोर, मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, अभी प्रोटॉन भी देख लेते हैं। मोर नेगेटिव बिग साइज और मोर पॉजिटिव स्मॉल साइज। सर तो जो आप कह रहे हो उससे तो ए आंसर होना चाहिए। आइए चेक कर लेते हैं। अब उन्होंने कहा प्रोटॉन चेक कर लें, तो प्रोटॉन चेक कर लेते हैं। बताइए ए में कितने प्रोटॉन है? 15। 15 प्रोटॉन है। इसमें कितने? 17। 17। 18। इसमें 18। 19। 19। अब बताइए क्या डिड्यूस करेंगे इससे? जिसमें सबसे ज्यादा सर कम ए, प्रोटॉन होंगे हाँ वो ए होगा। ए होगा सर फिर। तब भी ए हो रहा है क्योंकि प्रोटॉन उसके कम है ना, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन कम है। सर जो ग्राफ बनवाया था आपने एनायंस का, उसमें यही होता है ना कि लाइक जैसे जैसे कम होता है न्यूक्लियर नेगेटिव चार्ज तो वो गिरता जाता है आयन रेडियस। सबसे ज़्यादा हाँ फॉस्फोरस का होता है। हाँ आसान, एक बात याद रख लेना बेटा, जो सबसे आसान है मोर पॉजिटिव मोर नेगेटिव बिग साइज, हाँ वही याद किया था मैंने। बस उसी से हो रहा है। देखो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। कोई किसी ने कुछ पूछना है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following oxidizes is unlikely to dissolve in aqueous sodium hydroxide? सोडियम हाइड्रोक्साइड अल्कली है। एमजी होगा सर, बिकॉज़ Al2O3 MgO एम्फोटेरिक होता है और बाकी तो ऑक्साइड है। एसिडिक होते हैं। ठीक है आइए चेक करते हैं। बताइए एल्युमिनियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है सर। एम्फोटेरिक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक। बेसिक है। चले सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक और अगली भी एसिडिक ही है। एसिडिक है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक। एसिडिक है। तो बताइए क्या आंसर होना चाहिए? बी, अल्कली होना- अल्टीमेटली डिसॉल्व नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। बेसिक, बेसिक में थोड़ी डिसॉल्व होगा, बेसिक तो एसिडिक एसिड में डिसॉल्व होगा ना। बेटा सोमरो आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। हानिया क्लास में है आप? जी सर। बेटे बात समझ आ रही है? जी सर, MgO होगा क्योंकि वो बेसिक ऑक्साइड है, बाकी दोनों एसिडिक है, तो वो रिएक्ट करेंगे एंड एम्फोटेरिक भी रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। एम्फोटेरिक भी करेगा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एसिड छुपा हुआ है। जी सर, मुझे समझ आ गया था, थैंक है यू। ना बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह। चलो क्वेश्चन नंबर 14। An element of third period is heated in chlorine. The product is purified and then added to water. The resulting solution is found to be neutral. सर तो सोडियम होगा। सोडियम होगा ना, NaCl। अच्छा चले आप बताएं मुझे क्यों NaCl होगा? सर आपने लिखवाया था pH 7 होती है इसकी। और वो डिसोसिएट कर जाएगा तो फिर ठीक है, ये बन जाएगा NaCl। ठीक है, फिर NaCl को आप पानी में डालेंगे तो वो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एक्वस बन जाएगा। तो ये तो pH न्यूट्रल रहेगी, तो A ही सही रहेगा। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ रही है? सर आपने अगर pH याद करी है सबकी और उसके बेसिस हम करते हैं इसका सवाल तो सही होगा। अब कुछ भी करने देखें Na, अब जैसे एल्युमिनियम है, अगर आप एल्युमिनियम क्लोराइड को डालेंगे ना तो ये बनाएगा एल्युमिनियम क्लोराइड। इसमें पानी में डालेंगे ये बना लेगा HCl। गलत हो जाएगा ना। इसको ठीक है डालेंगे, सर। इसको डालेंगे ये सिलिका क्लोराइड बनेगा, ये भी वाइट मिस्टिक फ्यूम देगा। इसको डालेंगे ये PCl3 या PCl5 बनाएगा, ये भी HCl बना लेगा जब पानी में डालेंगे। ठीक है सर, सॉरी है।
सही है। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, कैल्शियम नाइट्राइड को करते हैं तो क्या चीज मैंने सिखाई थी आपको? सर डी तो बनेगा, जो जो आपने बताया था ना, उसमें ऑक्सीजन फ्रैक्शन होता है, उसको टाइम्स 2 करेंगे तो डी आ जाएगा। उसमें कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, 2 NO2 बताए थे हाँ, और और आधी 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 ऑक्सीजन, है ना? बताई थी, हाँ। अच्छा, अब इन सवालों में 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। तो 4 NO2 कहाँ है? 4 NO2 कहाँ है बोले? डी में सर। डी आंसर सही हो गया। चलिए जी, अगला है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइज, ये कोर्स में नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, which statement explain the observation that magnesium hydroxide dissolve in aqueous ammonium chloride but not in aqueous sodium chloride? वाह 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 वाह, अब बोलो बेटा, which statement explain observation that magnesium hydroxide, ये रहा magnesium hydroxide, dissolve in aqueous ammonium chloride? सर सही है, पहले सुनने देना। अमोनियम क्लोराइड बट नॉट इन सोडियम क्लोराइड, ये देखो MgCl MgOH2 NaCl, इसमें नो रिएक्शन, ये हो जाएगा। अब बताओ क्यों? क्योंकि अमोनियम आयन जो है वो एज एन एसिड एक्ट करता है, ये आपने कहा था ना एसिड बेस रिएक्शन होता है, वो एसिडिक सॉल्ट है NH4 से। कॉन्जुगेटेड एसिड वगैरह के साथ। बिल्कुल सही है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले हैं वो एसिडिक एसिड होते हैं और NaCl एसिड नहीं है। तो क्या आंसर सही होना चाहिए? डी। डी आंसर सही होना चाहिए। कितना आराम से माशाल्लाह माशाल्लाह कर लिया तुम लोगों ने। दानिक अमोनियम रेडियस का क्या ताल्लुक है? अमोनियम डिसोसिएशन से क्या ताल्लुक है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक से क्या ताल्लुक है? डी सही है। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18, सर फिर से समझा देंगे? मेरी बात सुनिए, मेरे बच्चा मेरी बात सुनना, ये बेस है बेस, तो बेस के साथ एसिड रिएक्ट करेगा या नहीं? जी। तो एसिड कहाँ है? यही तो एसिड है। याद रख लेना, पॉजिटिव एसिड होते हैं, नेगेटिव बेस होते हैं। क्यों क्यों? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है और ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। शादिल बेटा बात समझ आ गई है? तो वो NH3 बन जाएगा, तो वहाँ पर जाकर कुछ समय पता चल जाएगा कि ये क्या कहते हैं, एसिड NH4Cl। हाँ, अमोनियम आयन एक्ट एज एन एसिड। तो अमोनियम जो सॉल्ट है ना, जैसे ही पानी में डालोगे ना तो वो एसिडिक, क्योंकि ये हाइड्रोजन डोनर है। सही है सर। सही है, अमोनियम हाइड्रोजन देके अमोनिया बन जाएगा, एसिड है। अमोनिया प्लस H पॉजिटिव, इसलिए एसिड है। चलिए, सल्फर डाइऑक्साइड इज एन इंपॉर्टेंट फूड प्रिजर्वेटिव, बताइए ऐसा क्यों है? रिड्यूसिंग एजेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। जब वो सारी ऑक्सीजन खा जाएगा, फूड के अंदर मौजूद तमाम ऑक्सीजन को खा जाएगा, तो बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा। जब बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा तो मर जाएगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड एंटी बैक्टीरियल है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रिजर्वेटिव है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ये सब अभी आप देखना, मेरे साथ एक एक पास पेपर कराऊंगा, आप देखेंगे ये कितनी दफा ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड के कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट है, फूड प्रिजर्वेटिव है। चलिए 19 पे आ जाइए। आपको दिख रहा है ये पूरा रिएक्शन, मैं जो आपसे सवाल करूंगा आपने वो आंसर देना है। बताइए स्टेज 1 कौन सा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आपका आंसर सही हुआ माशाल्लाह। इलेक्ट्रोफिलिक
एडिशन। बताएं दूसरा वाला क्या हुआ? फ्री रेडिकल, क्योंकि एल्केन के अंदर जो करा रहा है इसलिए। बताइए फ्री रेडिकल हुआ है। देखें देखें एडिशन तो नहीं हो रही है, एडिशन तो काट दें आप। अब आपने बताना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। सर फ्री रेडिकल लग रहा है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन सी सब्स्टिट्यूशन है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन A2 में पढ़ते हैं, बेंजीन में होती है, तो ये भी गलत हो जाएगी। आपने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ी है, तो लिहाजा C इज द करेक्ट आंसर। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में कह सकते हैं ना? हाँ कह तो सकते हैं, लेकिन उसने सवाल में दिया है नहीं है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बात समझ आ रही है? ठीक है। कैसे अंदाजा लगाया? नॉट एडिशन, नॉट एडिशन, सब्स्टिट्यूशन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ अल्कोहल करेक्टली शो अ प्राइमरी या सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। बताइए क्या ये ए वाला प्राइमरी अल्कोहल है? OH कंटेनिंग कार्बन एक से जुड़ा हुआ है? जी हाँ। बताइए OH कंटेनिंग कार्बन एक से जुड़ा हुआ है? जी हाँ। OH कंटेनिंग कार्बन क्या एक से जुड़ा हुआ है? जी हाँ। OH कंटेनिंग कार्बन क्या एक से जुड़ा हुआ है? जी हाँ, सब प्राइमरी सही है। आइए सेकेंडरी देखते हैं बेटे। क्या OH कंटेनिंग कार्बन दो से जुड़ा हुआ है? जी हाँ। सर बी गलत है, वो टर्शियरी थी हमें क्या उसका। क्या OH कंटेनिंग कार्बन दो से जुड़ा हुआ है? नहीं, ये थर्ड डिग्री है। याद रख लेना, चुटू जब भी आते हैं ना, ये फर्स्ट डिग्री होते हैं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो ये भी गलत हो गया, फर्स्ट डिग्री है। OH कंटेनिंग कार्बन दो से जुड़ा है, ये सेकंड डिग्री है, करेक्ट। सर हाँ बोले। सर सी में वो OH कंटेनिंग कार्बन जुड़ा हुआ तो है एक और से। दोबारा देखिएगा, OH कंटेनिंग कार्बन एक से जुड़ा हुआ है, एक जुड़ा हुआ है ना? अच्छा सही, ठीक है। ठीक है मेरा बेटा, आओ आगे आते हैं। मुझे सर ए वाला कैसे हुआ? ए वाला OH कंटेनिंग कार्बन एक दो से जुड़ा है ना, एक यहाँ एक यहाँ। सर ए में भी तो चुटू है। हाँ बेटा, तो वो प्राइमरी सही तो लगाया मैंने, प्राइमरी है ना वो। चुटू सर वाला मैं सेकंड की बात कर रही हूँ। क्या कह रही है बेटा? आपने कहा था ना जहाँ पे चुटू हो वो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल होता है, तो ये ए कैसे? तो ये फर्स्ट डिग्री है, सेकंड डिग्री भी तो है, इसमें सेकंड डिग्री भी है। ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है। हम फैसला लेंगे बाद में, पहले सारे चेक तो कर लें। ये फर्स्ट डिग्री है, ये सेकंड डिग्री है, ये फर्स्ट डिग्री है। चुटू फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री। OH कंटेनिंग कार्बन तीन से जुड़ा है, थर्ड डिग्री। बोलिए कौन सा सही होगा? सर डी लग रहा है। डी सही हो गया। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? हाँ जरा बात समझ आई है बेटे? जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट सर जी जी बोले। एक सवाल था, जी बोले। अगर P1 में आपका एक ऑप्शन मतलब बिल्कुल सामने नजर आता है कि सही है, तो फिर उसको टिक कर दें या कोई कंपैरिजन के लिए दूसरा ऑप्शन भी सर्च करें? नहीं, अगर आपको डायरेक्ट सही आंसर लग रहा है डायरेक्ट टिक करें, आगे बढ़े। देखिए ठीक है। कुछ क्वेश्चन होंगे 15 सेकंड में, कुछ क्वेश्चन होंगे 5 मिनट में। मेरी बात गौर से सुनना, कुछ क्वेश्चन होंगे 15 सेकंड के अंदर, कुछ क्वेश्चन होंगे 5-6 मिनट में। सारा पेपर अटेम्प्ट करके आना, ठीक है?
पहले कोशिश करना कि 30 मार्क्स ले लो। जब देखो कि यार टाइम नहीं है फिर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना, मतलब खाली छोड़ के नहीं आना। चलो क्वेश्चन तुक्के नंबर लगा देना। 21 कुछ भी कर लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, C26 minus n ClN where n can be any integer from 1 to 6। तो आइए पहले देखते हैं C2 6 में से 1 गया 5 Cl, ये पहला आंसर। दूसरा हो जाएगा C2H4 Cl2, तीसरा हो जाएगा C2H3 Cl3, फिर हो जाएगा C2H2 Cl4, फिर हो जाएगा C2HCl5, फिर होगा C2Cl6। अब आओ इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा। पहला ऑप्शन ये है कि पांचों के पांचों क्लोरीन के लिए 3 इधर लगाए क्लोरीन, 2 क्लोरीन इधर लगाए। ये पहला वाला हो गया बेटा। इसका एक आइसोमर बन रहा है। आइए इसको करते हैं 1 2। टोटल क्लोरीन है आपके पास। अरे भैया गलत कर दिया, आप लोग सो रहे हैं क्या? जी सर, पहला में गलत किया है, एक बनाएंगे क्लोरीन। पहले वाले में तो सिर्फ एक ही क्लोरीन लगा यार, तो एक क्लोरीन आएगा खाली इधर। दूसरे वाले में 2 क्लोरीन है, ठीक है। दोनों अलग अलग लगेंगे या दोनों एक ही कार्बन पे लगेंगे? बेटा इसके 2 ऑप्शन है। आइए तीसरे वाले को देखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन ये है कि तीनों एक ही कार्बन पे लगे, और दूसरा ऑप्शन है 2 इधर 2 इधर लगे। बोले और कोई ऑप्शन हो सकता है? नहीं सर, वो इस उसका वाले ऑपरेटर के करने अंदर आएगा। अपने 4 क्लोरीन की लगा दी। ठीक है जी। अब आइए 4 वाले पे आ जाइए। पहला सर ऑप्शन आपने ये है। थर्ड के सर हाँ हाँ, आपने थर्ड के सेकंड वाले में अंदर 4 CL लगा दिए। मैंने थर्ड के चौथे वाले में 4 सीएल लगा दिए। नहीं बेटा, सही कह रहे हाँ हो सर मेरे ख्याल से। थर्ड के हाँ हाँ सेकंड हाँ वाले हाँ, में। ये लो मेरे बच्चे, सही है। तब भी 2 ही बन रहे हैं, जी सर। ठीक है। अब इधर आ जाओ, 1 2 3 इधर, चौथा इधर, 2 इधर, 2 इधर। इसके भी 2 ऑप्शन। अब आ जाइए C2HCl5, 1 2 1 2 3 3 इधर, 4 5। बताइए इसका एक ऑप्शन होगा, 2 ऑप्शन होंगे? एक ही होगा सर, एक ही मेरा बन होगा जाएगा सर। इसका। इसका एक होगा, इसका भी एक ही होगा। तो टोटल कितने हो रहे हैं बेटा? ये 9 हो रहे हैं सर। 9 हो रहे हैं 9 हो सर। रहे हैं। देखिए मैंने क्लास में भी कराया हुआ, 9 ही थे ना? हाँ सर, वो पहले आपने 6 लिखा था, बाद में करेक्शन करवा दी थी 9 इसके अंदर। ठीक है जी। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है पॉलीमराइजेशन ऑफ क्लोरोइथीन गिव PVC। हाउ डज कार्बन कार्बन बॉन्ड इन PVC कंपेयर विद दैट इन क्लोरोइथीन? कार्बन कार्बन बॉन्ड, बताइए। कार्बन कार्बन बॉन्ड PVC में सिंगल होता है, डबल होता है? सिंगल होता है सर। सिंगल डिपेंड होता है। करता है कि हम मोनोमर की बात कर रहे हैं पॉलीमर की। अरे भाई सिंगल होता है यार, क्यों? सिंगल ठीक है होता है, सर। हाँ ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, क्लोरोइथीन में क्या होता है? डबल CCl बॉन्ड होता है सर। डबल होता है। अच्छा, उसने कार्बन कार्बन बॉन्ड पूछा है, तो आपको मालूम है ना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के। बोले बात समझ आ रही है? तो उसकी कम हो जाएगी बॉन्ड एनर्जी कंपेयर टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। हाँ,
तो लॉन्गर होगी, पहले फैसला करो, लॉन्गर होगी शॉर्टर होगी? लॉन्गर ही हो गया ना सर। लॉन्गर होगी, लॉन्गर होगी और उससे लॉन्गर मेरे ख्याल होगी, में स्ट्रॉन्गर भी होगी। लॉन्गर होगी। अच्छा, अगर 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 बताइए, सिंगल बॉन्ड वीकर होता है स्ट्रॉन्गर होता है? वीकर होता है सर, वीकर होता है। स्ट्रॉन्गर। टूट जाता है आसानी से। सिंगल बॉन्ड आप देख लें, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एनर्जी अभी कभी देखें कितनी 350 बॉन्ड एनर्जी है। स्ट्रॉन्गर नहीं 350 है होता यार। क्योंकि ऑर्बिटल मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है और पाई बॉन्ड में लैटरल मैक्सिमम ओवरलैपिंग नहीं होती, तो सिंगल बॉन्ड बेटे स्ट्रॉन्गर नहीं होगा। बेटे अभी 1 मिनट में चेक कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा भाई, देखना जरा बॉन्ड एनर्जी देखना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 350 और डबल की है 610। 350 और कितनी? 610। 610। सर हाँ, अगर हमने डिसाइड कर दिया है कि लॉन्गर है, तो हम हमेशा बोलते हैं ना, लॉन्गर द बॉन्ड लेंथ उतना वीकर है। जी जी जी, जितना बॉन्ड अगर सेम एलिमेंट हो तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ने से वो वीकर हो जाता है। आपको मेरी बात आनिया, आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर, समझ आ गई। आप जो बोल रही है ना, वो रिएक्टिव की बात हो रही है, रिएक्टिव इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन की बात कर रही हैं आप। जितना डबल बॉन्ड होगा उतना भिखारी के साथ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के साथ रिएक्शन फास्ट होगा। हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे हैं। तो सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड तोड़ना। आप मेरी बात समझ रही है? जी सर, मुझे समझ आ गया। ठीक है, थैंक ठीक यू। है, तो मेरा बेटा इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आइए, अगला क्वेश्चन है, मेरे साथ देखिएगा मैं कैसे सॉल्व करता हूं, ठीक है? ये कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन may be used as the starting point for making CH3, ये बना रहा है, ठीक है? Which of the following sequence would be more suitable? बेटा मेरी बात सुने, आइए आइए मैं आपको बताता हूँ। पहले आप करेंगे साइनाइड डाल के, है ना? हेलोजन हाँ डाल सर। के, हेलोजन डालेंगे, साइनाइड लग जाएगा, ठीक है? तो ये हेलोजन हटाया, साइनाइड लगाया, मुझे ये सही लग रहा है। ये हेलोजन हटाया, साइनाइड लगाया आपने, ये सही लग रहा है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी। साइनाइड लगाना आसान है, हमने कभी ये पढ़ा ही नहीं है कि पहले OH लगाओ फिर कार्बोक्सिलिक एसिड लगाओ। क्यों? क्योंकि अगर आपने OH लगाया ना तो वो एल्डिहाइड बना लेगा, तो वो सूटेबल नहीं रहा ना। नहीं सर। अब साइनाइड की एसिड हाइड्रोलिसिस करेंगे तो क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्या बी सही नहीं है? बोले। बी ठीक है आई थिंक। सर लेकिन वो एल्डिहाइड तो डिस्टिलेशन पे बनता है। हाँ ना, तो डिस्टिलेशन नहीं करोगे तो तुम्हें ज्यादा टाइम लगेगा ना। अच्छा ऐसा सही है। ऐसा थोड़ी है कि वो डायरेक्ट बन जाएगा, पहले एल्डिहाइड बनता है फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अच्छा वैसे बताओ, Br को हटा के OH लगा रहे हो तुम, ठीक है? तो साइनाइड लगाना आसान है एज कम्पेयर टू OH। क्या कहते हैं आप लोग? हाँ सर, हम तो यही पढ़ा था साइनाइड वाले का। सर और एक ऐसा एक P2 क्वेश्चन भी था, उसने बोला था कि इम्प्योरिटी कौन सी है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो उसने कहा था एल्डिहाइड इम्प्योरिटी आ जाती है। हाँ, तो उस वो तो अलग ही क्वेश्चन हो गया ना। सर बी आंसर होगा इसका मोस्ट प्रोबेबली। हाँ भाई, कोई कुछ बोलना चाहते हो भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विच सीक्वेंस in a vehicle exhaust result from incomplete combustion of hydrocarbon fuel? मोनोऑक्साइड ए। मोनोऑक्साइड होगा ना? इनकम्प्लीट कंबशन में तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही बनता है, ठीक है? क्या पानी नहीं बनता? पानी तो कंप्लीट में भी बनता है। सर एक सवाल है वैसे। हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, सिर्फ 1 मिनट रुकिएगा। क्या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी बनता है? इसमें कंप्लीट और इनकम्प्लीट का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है, NO ना। तो लिहाजा इनकम्प्लीट में सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा आंसर होगा। अब पूछे क्या कह रहे हैं? सर इसका पानी नहीं हो सकता, तो जो बात आपने सही करी, वैसे ये पानी दोनों में बनता है। हाँ, इसी तरह NO भी, N2 भी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक अच्छा आंसर है।
बताइए which compound on reaction with hydrogen cyanide produces a compound with a chiral center. देखिए बेटा मैं कैसे, आइए देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए गौर से। इसमें आपने डालना है हाइड्रोजन साइनाइड, ये आया CH3, इस कार जहाँ चू लिखा है ना, चू, इस पर आपने यहाँ OH लगाना है, यहाँ साइनाइड लगाना है और यहाँ H लगा देना है। सर है कार्य लिए तो डायरेक्ट की कार्य हो गया। आइए बी भी करेंगे, बताएं ये दोनों सेम है? हाँ सर, नहीं होगा कार्य। ये तो हो ही नहीं सकता। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। नहीं ये एस्टर, एस्टर, एस्टर रिएक्ट ही नहीं करता। अब इसको बनाते हैं। सर 2 हाइड्रोजन साइड साइड लग जाएंगे। 2 हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं, इसलिए इसमें कायरल ही नहीं है। तो कौन सा आंसर सही हुआ भाई? ए। चलिए 26, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विल डिकलराइज डाइल्यूट एसिडिफाइड पोटेशियम मैग्नेट ऑन वार्मिंग बट विल नॉट डिकलराइज ब्रोमीन वाटर। क्या मतलब हुआ? कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं है, लेकिन ऑक्साइड हो सकता है वो। अच्छा, विल डिक्लेयर डाइल्यूट KMnO4 ऑन वार्मिंग, सही है। क्या ब्यूटेन कर सकता है? नहीं सर। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ अल्कीन भी एब्सेंट है। अल्केन दोनों ही एब्सेंट, अल्केन अल्कीन। अल्कीन एब्सेंट हो गया, ठीक है। अच्छा क्या था सर बी लग रहा है इसका। सर बी होगा ना, इथेनॉल, क्योंकि इथेनॉइक एसिड तो उससे वो तो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता फर्दर, तो सही बात है, सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। आप में से जो भी पेपर 1 की क्लासेस नहीं ले रहा उसको लेनी चाहिए, ठीक है। सर इसकी रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी पता नहीं, कब तक मिलेगी, यूट्यूब पे लगेगी डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा। सर आप याद से वो ग्रुप मैसेज कर दिएगा जब आप यूट्यूब अपलोड करें। अच्छा मेरा बेटा, अच्छा मेरा बेटा। अच्छा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये बन जाएगा इथेनोइक एसिड। चलिए 27, a compound X has all the following properties. It is a liquid at room temperature and atmospheric pressure. ओहो जबरदस्त सवाल है भाई, बताइए इट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। क्या इथेन लिक्विड है या गैस है? गैस होती है सर। गैस होता है। इथेनोइक एसिड, गैस होता है सर। शाबाश शाबाश शाबाश। इथेनॉल भी लिक्विड होता है। इथाइल इथेनोएट पता नहीं है क्या होता है, फिर गूगल कर लूं? नहीं नहीं गूगल नहीं करेंगे ना, एग्जाम में थोड़ी गूगल करेंगे। अच्छा अब ये पता नहीं क्या होता है, ठीक है। अच्छा इट डज नॉट मिक्स कंप्लीटली विद वाटर, तो इसका मतलब है ये तो गलत हो गया। अच्छा इथेनोइक एसिड के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, तो ये तो मिक्स होगा। इथेनॉल में भी होती है मिक्स। बचा इथाइल। अच्छा मिक्स विद वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड। सर हाँ बेटा, अगर हम इथाइल एसिड में पानी डालेंगे तो वो हाइड्रोलाइज नहीं हो जाएगा? आइए अभी चेक करते हैं ना, वाटर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इट डज नॉट मिक्स, तो ये भी गलत, ये भी गलत। क्योंकि H2O तो वीक होता है ना। क्या चीज? NaOH से हम इसकी हाइड्रोलिसिस कर पाते हैं, लेकिन H2O तो वीक होता है। अच्छा आइए ना चेक करते हैं ना क्या कहता है। अब लास्ट वाला ऑप्शन है हमारे पास, अब हमें मालूम ही नहीं है ये लिक्विड है, इस पर तो हमने फैसला नहीं करना। इट डज नॉट मिक्स कंप्लीटली विद वाटर। इथाइल इथेनोएट हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता तो मिक्स कैसे होगा? और इट डज नॉट डिक्लेराइज एसिडिफाइड KMnO4, ये भी ठीक है सर, ऑक्सीडाइज नहीं होगा। जबकि इथेनॉल करता है ना। हाँ सर। तो इथेनॉल तो आपका कंफर्म हो गया, इथेनॉल, ठीक है, डज नॉट, नहीं, ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4, तो ये भी गलत हो गया है ना। आप इथेनोइक एसिड और इथाइल इथेनोएट के दरमियान लड़ाई है। अब आप मुझे बताइए जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड डालते हैं क्या पानी में डिसॉल्व नहीं होता?
हो जाता है, हो इसमें जाता बॉन्डिंग होती है। है। लिहाजा डिसॉल्व करेगा वाटर में एच बॉन्ड की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल करेगा। तो लास्ट ही ऑप्शन सही है, इथाइल इथेनोएट। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। A compound R has all of the following properties. It is neutral. न्यूट्रल है। तो बताइए क्या ये न्यूट्रल है? डी वाला नहीं। नहीं सर एसिडिक है। एसिडिक कैंसिल हो गया। अच्छा, इट गिव्स ऑरेंज पीपीटी विद 2,4 DNPH। इसका मतलब ये है कि सी भी नहीं होगा सर। इसके अंदर कार्बोनाइल होना चाहिए। हम कार्बोनाइल हाँ सी होगा, सी होगा, सी होगा। देखो ए में भी कार्बोनाइल है, सर बी बी में में तो भी, नहीं है ना, वो तो एस्टर नहीं होगा। बी एस्टर है, बिल्कुल सही है। बी एस्टर है, बिल्कुल सही। सर सर इसका आंसर क्या सी होगा, क्योंकि अल्कोहल PCl5 से रिएक्ट करता है और उसमें कार्बोनाइल भी है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी इज द आंसर। हाँ बेटा हसन पूछो ना। तो ए में ईथर है ना वैसे। ए में ईथर नहीं है, ये कार्बोनाइल है, कीटोन है, ये कीटोन। सर डी एसिडिक क्यों है? बेटा COOH है ना। अच्छा सही है। और सी आंसर क्यों है इसका? सी इसलिए आंसर है क्योंकि देखो इसके अंदर जो है ना, ये जो है ना, ये सा देखो, ये हिस्सा करेगा 2,4 DNPH के साथ, और ये हिस्सा करेगा PCl5 के साथ। ठीक है सर। ठीक है। और PCl5 के साथ जब भी रिएक्ट करेगा तो HCl ही निकलती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा अब ये देखो, ये दो कंपाउंड है, ठीक है, 2,4 डाइक्लोरो। फिलहाल नाम हमारे जिम्मे नहीं है। which reagent will distinguish MCPA from 2,4-D? बताइए। इन ये कार्बन, हाँ बोले, एक ही करके देखते हैं। बताएं क्या एसिडिफाइड सिल्वर नाइट्रेट डालने से कोई फर्क होगा? नहीं सर, दोनों में Cl है। दोनों में Cl है, तो बोथ हैव क्लोरीन, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। बताएं फेलिंग सोल्यूशन डालने से कुछ होगा? रिएक्ट नहीं करेंगे दोनों सर। नो रिएक्शन, नो एल्डिहाइड। सर जी बेटे। इसका आंसर डी होगा, बिकॉज़ Na जो है ना वो दोनों से रिएक्ट कर जाएगा। एक में ऑक्सिलिक एसिड है, एक में अल्कोहल है, लेकिन अच्छा कार्बोनेट खाली एसिड से रिएक्ट करता है। आइए देखते हैं। बताइए सोडियम डालेंगे तो क्या दोनों में रिएक्ट करेगा? दोनों में OH है, हाँ दोनों में करेगा सर। तो बोथ हैव OH। तो सोडियम OH के साथ रिएक्ट करता है ना। अब सोडियम कार्बोनेट, तो MCPA is acidic, it reacts, while 2,4-D is neutral, it will not react। बेटा मेरी बात समझ आ रही है? मेरे बच्चों मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 13। अब ये इतना लंबा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ठीक है, इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है, ठीक है। तो इसकी हाइड्रोलिसिस करके क्या होगा, देखें, ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक है, ये बनेगा RCH3O। एच लग जाएगा ना। देखो अब होगा क्या, जो जो कार्बोनाइल होता है ना, कार्बोनाइल, उस पर लगता है OH और बाकी वाले पे लगता है H। बोलो कौन सा सही है आंसर? बी। डी आंसर लग रहा है, ठीक है। अच्छा HCOOH, जी हाँ डी आंसर लग रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड भी सही हो सकता था अगर पानी लिखा होता। बोलो बेटा बात समझ आ रही है? सर यानी पानी तो पानी से कैसे? ये भी टूट जाता है ना बाजू का। ये देखिए, इसको तोड़ेंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी भी बन सकता है ना। तो अच्छा।
हाँ, तो हमने इससे पहले पेपर 2 में डिस्कस किया था। अच्छा अब मेरी बात सज्जाद? सुने। हाँ बेटा बोले। सर एक बात पूछनी थी जी जी। सर। वो आपने जो पेपर 2 की एमएस सेंड की है, बेटा अभी हम बाद में बात करेंगे इस मौजू पे, ठीक है? इस मौजू पे रिकॉर्डिंग हो रही है, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है? अच्छा सही मेरी है। बात सुने। विच पेयर ऑफ कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला? विच पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स हैव द सेम एम्पिरिकल फार्मूला? ठीक है। अच्छा जी, अब ये उस तरह के सवाल है, अब नहीं आते ऐसे सवाल ना, लेकिन मैं करवा रहा हूँ आपको क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करानी है क्वेश्चंस की। अगर मैं अपने पास से क्वेश्चन कराऊंगा वो अच्छा नहीं होगा, पास पेपर की क्यों ना करें। इथेन और इथीन, क्या इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला सेम होता है? नहीं सर। इथेन का नहीं होता, तो ये होता है C2 2 to the 4 5 6 और इथीन होता है C2H4। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला होता है 1 और 2 और 1 और 3 अलग अलग। CH3 और इसका होता है CH2। तो ये 1 गलत है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? सर बोले। आपने 1 गलत कर दिया तो आपका आंसर आ गया, सी होगा खाली आंसर, क्योंकि 4 में से 3 में तो 1 दिया है उसने। हाँ बेटा देखते हैं। अब अगला देखते हैं कि इथीन और साइक्लोहेक्सेन का। इथीन का एम्पिरिकल फॉर्मूला आपने निकाल लिया CH2। साइक्लोहेक्सेन C6H12 CH2, ये सर सेम है। हेक्सेन C6H14 नहीं होगा? बेटा ये साइक्लिक है ना, साइक्लिक का फॉर्मूला होता है CnH2n। साइक्लिक है, साइक्लिक। सही सर। अगला है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन आपने निकाल लिया है CH2 है और एक ऑक्ट 1इन। ऑक्ट 1इन का फॉर्मूला होता है 8 8 2 16। इसका भी है CH2, तो ये भी सही हुआ। 2 और 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32। इन विच सीक्वेंस आर द मॉलिक्यूल्स कोटेड in order of increasing bond angle within the molecule? In order of increasing bond angle, चलिए बताइए पानी का एंगल कितना होता है? 4.5. 104.5। अमोनिया का एंगल 107, 109.5। बताइए क्या ये इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल है? जी जी सर। तो इसका मतलब है 1 इज करेक्ट। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। इसका एंगल है 104.5। SF6 का ऑक्टाहेड्रल 90 डिग्री, BF3 120 डिग्री। बोलिए गलत है सर। क्या ये इंक्रीजिंग है? नहीं सर, गलत है। गलत। CH4 109.5, कार्बन डाइऑक्साइड 180, इसका 90 डिग्री एंगल। बोले क्या ये इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है सर ये तो। गलत हो गया। मतलब पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज। चलो मेरा बच्चा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है द कंप्लीट कंपेयर द HCl मॉलिक्यूल द बॉन्ड डैश ऑफ द HI मॉलिक्यूल इज डैश। अच्छा, the concept of the bond energy, bond length, bond polarity are useful when comparing the behavior of similar molecule. Thermal stability की बात हो रही है। For example, it could be said compared with HCl molecule, the bond dash of HI is। बताइए HCl ज्यादा है HI? सर वो ज्यादा थर्मोस्टेबल होगा ना, HCl जिसकी सर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी, HCl होगा। मेरा सवाल है कंपेयर विद द HCl मॉलिक्यूल द बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड लेंथ, क्या चीज ज्यादा होगी? एनर्जी सर। सर आप किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहे हैं? फिर आगे जाके ग्रेटर या लेसर? अब मसला ये है कि इसका ताल्लुक जो है ना वाई से है। लेट सपोज हम यहाँ लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ। लेट सपोज हम लिख लेते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है? तो बॉन्ड लेंथ एच ए मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, तो टू सही लग रहा है। क्या कहते हैं आप? जी सर।
अच्छा एक मिनट है। सर अगर बॉन्ड लाइन ग्रेटर होगा तो उसका वीकर होगा तो वो लेस एनर्जी नहीं लेगा। देखिए अच्छा यहाँ पे मैंने क्या कहा, ये गौर से सुनिएगा, मैंने कहा द बॉन्ड लेंथ ऑफ HI मॉलिक्यूल इज ग्रेटर। सही है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से, आप मेरी बात समझ रहे हैं, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से क्या, पूरा सवाल देखें, द बॉन्ड लेंथ ऑफ द HI मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, तो सही तो है, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो है HI की। अच्छा ठीक है सर, मैंने वो रीडिंग में थोड़ा मिस्टेक किया था, ठीक है समझ आ गया, ठीक है, थैंक यू। अच्छा ये 2 तो सही है। अब हम 1 देखते हैं। अगर हम यहाँ लिखते हैं बॉन्ड एनर्जी ऑफ HI मॉलिक्यूल इज ग्रेटर, लेसर सर। बॉन्ड लेसर एनर्जी ऑफ होती है HI मॉलिक्यूल इज ग्रेटर। सर, गलत है, लेसर होती है। सर लेसर होती है ना, लेसर होगी। अच्छा अच्छा, पोलैरिटी लेस होगी हाई होगी? लेस होती है सर पोलैरिटी। पोलैरिटी लेस होगी तो ये भी सही हुआ। पोलैरिटी लेस होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयोडीन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl। चलिए, अब आपको मैंने लास्ट टाइम कराया था कि अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो बताइए Kp की वैल्यू या Kc की वैल्यू डायरेक्टली होती है इनवर्सली? अगर एंडो है डायरेक्ट, एंडो है तो डायरेक्टली, और अगर एक्सो है तो इनवर्स। सर इसमें बॉन्ड बन रहे तो बॉन्ड मेकिंग इज एंडोथर्मिक, तो उसकी अच्छा सिर्फ 1 मिनट मुझे देना, मैं एक एक करके सवाल पूछता हूँ आपसे। बताइए द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, क्या ये सही है? बोले जो भर रहा है नहीं सर, temperature से एंडो भर रहा है, एंडो तो एंडो। हाँ जहरा दोबारा बोलिएगा बेटा। सर मैं कह रही थी कि एंडो होगा ना, क्योंकि ठीक है, आप बोलना क्या नाम है आपका? सर भूल गया। हाँ बोले। अगर एंडो होता तो ओरिजिन से स्टार्ट होता ना, अगर तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल तो नहीं 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 नहीं, ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, ये ओरिजिन से कोई ताल्लुक नहीं है इसका, ओरिजिन से ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जब रिएक्शन नहीं होगा उससे पहले भी प्रेशर होगा, Kp की वैल्यू होगी, सिर्फ एंडो ओके और सर। एक्सो का ताल्लुक है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये कह रहे थे इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ Z एट हाई प्रेशर। बताइए क्या ये जुमला सही है? सही होना सर चाहिए, प्रेशर क्योंकि क्लियर ये राइट सर, हैंड यहाँ सही सही बात है। यार एक को तो बोलने दो पहले, दोबारा बोलिएगा सही जरा। बात है सर, सही बात है। से मैं कह रही थी हायर प्रेशर है तो लेस मोल्स पे चला जाएगा, तो आगे जाएगा तो भरेगा ना। बिल्कुल सही है। अब आप बोले, दोबारा बोले, आप क्या कह रहे थे यार? मैं यही बोल रहा हूँ, सही बात है। सही बात है, तो इसका मतलब है ये लेसर मोल की तरफ जाएगा। ठीक है, लेसर मोल, तो इधर लेसर मोल है, ठीक है, 1 मोल है, यहाँ 2 मोल है गैशियस, तो ये जुमला सही है बिल्कुल। 3 पे आ जाइए, द इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन अ ग्रेटर पोर्शन ऑफ Z एट हाई टेम्परेचर। ये भी सही होगा ना सर? ये भी सही है, एंडोथर्मिक तो क्योंकि ये एंडोथर्मिक है। मेरा बच्चा, मैं तुम लोगों से कह रहा हूँ कि अगर तुम्हारा पेपर 1 में 30+ आ गए ना, इंशाल्लाह तुम्हें पेज से कोई रोक नहीं सकता है। कोशिश करो 30+ ले जाओ। अगला क्वेश्चन है व्हेन डिकम्पोजिंग इन वाटर। अभी आगे ना मैं तुम लोग के दो क्लासेस भी लूंगा इंशाल्लाह, जी मॉर्निंग में सर, एक अलग, सुबह इवनिंग में अलग। क्या कह रहे हो? एक सुबह ले लीजिएगा, एक शाम में ले लीजिएगा। हाँ बेटा मैं इस तरह इंशाल्लाह। चलो आगे, व्हेन डिकम्पोजिंग इन वाटर ऑर्गेनिक refuse is oxidized to form carboxylic acid, the water become acidic and aquatic life is destroyed। बताइए which additive are suitable to remove this acid pollution? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट। देखो देखो एसिडिक है ना, एसिडिक इम्प्योरिटी है, हम तो दोनों तो डालते हैं। तो एसिडिक इम्प्योरिटी के लिए तमाम कैल्शियम डाल सकते हैं ना, जी सर। तो बताइए कैल्शियम कार्बोनेट डाल सकते हैं? जी डाल सकते लेकिन नहीं सर, कार्बोनेट तो वो एसिड बनाता है ना, लेकिन तो एसिड तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है।
अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड बताना है ना। लेकिन सर तो वो क्या एसिड पोल्यूशन क्या लेकिन यहाँ दोबारा पे बोलना? वो एसिड सर सवाल में तो पूछा गया कि एसिड पोल्यूशन हमने हटा दिए हैं तो हाँ, हाइड्रोक्साइड होगा ना सर। नहीं तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या एसिडिक इम्प्योरिटी को नहीं हटा सकता? पूछ रहा हूँ मैं आपसे। हाइड्रो हटा कार्बोनेट है ना, सकता होगा कार्बोनेट। कार्बोनेट एसिड के साथ एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, तो एसिड तो खुद ब खुद रिमूव हो जाएगा फिर। लेकिन हाइड्रोक्साइड बेहतर ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि बेस है नहीं हाइड्रोक्साइड। नहीं, हाइड्रोक्साइड गलत नहीं है, हाइड्रोक्साइड तो सही हो गया ना। क्या कार्बोनेट नहीं कर सकता एसिड को रिएक्ट करके? लास्ट करेगा, कर आपने सकता, दिखाया था कि जितने भी कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड थे वो कर जाते हैं। करेगा ना फिर कार्बोनेट तो। कार्बोनेट करेगा क्योंकि वो सॉल्ट बना देगा, फिर बाकी सारा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑफ कार्बन हो जाएगा। डाइऑक्साइड देखिए एसिड कंज्यूम हो जाएगा ना अजीम। अजीम कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना, तो एसिड कम हो जाएगा। जी सर। अच्छा, पोटाशियम नाइट्रेट नहीं करेगा? बोले क्या पोटाशियम नाइट्रेट करेगा? नहीं। नहीं पोटाशियम सर। नाइट्रेट तो पोटाशियम नाइट्रेट तो खुद नाइट्रिक एसिड से भरा हुआ है, तो लिहाजा ये तो नहीं करेगा। चलिए 36, विच प्रॉपर्टीज वुड बी एक्सपेक्टेड फॉर द ग्रुप 2 एलिमेंट्स स्ट्रोंशियम और इट्स कंपाउंड? सर इसका 2 और 3 होगा ना? अच्छा ठीक है, मैं एक एक करके देखता हूँ। व्हेन हीटेड इन ऑक्सीजन स्ट्रोंशियम डज नॉट बर्न। सर गलत है ये। स्ट्रोंशियम तो बर्न करता है। बोले आपको मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। स्ट्रोंशियम तो बर्न करता है, तो ये गलत हुआ ना। तो ऑन बीइंग हीटेड स्ट्रोंशियम कार्बोनेट डिकम्पोज, जी हाँ स्ट्रोंशियम ऑक्साइड तो बनता है। ऐसा ही है ना बेटा? जी सर। स्ट्रोंशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सही है। When strontium oxide is added to water, the solution is alkaline. स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड बनता है। स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सर 2 और 3 होगा। 2 और 3 बिल्कुल सही आपने बोला बेटा, शाबाश। चलिए 37, बच्चों वाला सवाल। ब्रोमाइड और ठीक है, देखते हैं। Which sodium salt form a precipitate when AgNO3 followed by ammonia is added to its aqueous solution? क्लोराइड ब्रोमाइड इसने कहा है which sodium salt form a precipitate when silver nitrate followed by dilute ammonia is added to its सर solution? बीआर और आयोडीन होगा ना, क्लोरीन। बीआर और आयोडीन होता है insoluble। है ना, तो क्लोरीन गलत हो जाएगा। क्या कहते हैं भाई? सोमरो आप क्या कह रही हैं, और हानिया आप क्या कह रही हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, नाम ही भूल गया, अब्दुल रहमान के भाई। सर क्लोरीन गलत हो जाएगा, तो क्लोरीन डिसॉल्व कर लेगा तो वो तो सोल्यूशन जी बनाएगा। जी 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 जी। अभी समझ आ रहा है? नहीं सर समझ में नहीं आया। बात सुनो, क्लोरीन को जब तुम डालोगे सिल्वर नाइट्रेट में तो व्हाइट पीपीटी आएगा। जी सर आना तो चाहिए। आना तो चाहिए क्या मतलब है? आएगा भाई, आएगा भाई, क्या मतलब आना चाहिए? लेकिन जब तुम अमोनिया डालोगे तो वो प्रिसिपिटेट रहेगा, नहीं सर डिसॉल्व हो जाएगा। तो फिर ये गलत हो गया ना वो। चलो 38 पे आ जाओ। Which compound would be formed in the reaction of ethene with aqueous bromine in the presence of sodium chloride? बोलो बेटा। सर ये तो नहीं होगा कार्बन वाला, तो आपने बताया था कि ब्रोमीन पॉजिटिव तो हमेशा पहले लगेगा ही, फिर उसके बाद भले Cl लगेगी आगे। देखो देखो मेरी बात गौर से सुनना, ये देखो ये इथीन है, गौर से सुनना मेरी बात। अब बोलो, सर ये मैंने आपने कराया था क्लास में। ये मैंने क्लास में आपको बकाया तौर में नोट्स में, ये देखें। अब सर इसमें मुकदमे में आपने कराया था। ब्रोमीन एक्वस डाला हुआ है, ठीक है ठीक है। सर फिर बीआर और ओएच लग जाएगा। देखो पहले ऑप्शन में क्या होगा, CH2 इसमें Br लगेगा, इसमें पॉजिटिव, ठीक है। तो बोलो पहले में Br अटैक करेगा, तो 2 Br होने चाहिए, 3 तो बनेगा।
सही है। OH भी रिएक्ट करेगा, OH का ऑप्शन ही नहीं है। क्लोरीन भी अटैक करेगा तो क्लोरीन। वन गलत हो जाएगा, हर सूरत में वन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला स्टेप में ब्रोमीन ही लगेगा हर सूरत में। बोलो मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। इसको समझ आ रही है। चलो अल्हम्दुलिल्लाह। चलो हेलोजन अल्कीन, मजा आ गया आज के पेपर में। हेलोजन अल्कीन रिएक्ट विद एक्वस अल्कली, one mechanism of this has been the pathway diagram shown below. Which of the following statement are correct? चलिए बताइए, the reaction is an example of nucleophilic substitution. हाँ सर। भाई ये OH है जी सर, और जी ये सर। क्लोरीन है, तो ये तो सही होगा ही होगा। नेगेटिव से नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है। बिल्कुल सही। आप देखें नेगेटिव है, नेगेटिव से नेगेटिव रिप्लेस हो रहा है। अच्छा बताइए, बिटवीन X and Y the C halogen bond will be lengthening. क्या ये बॉन्ड लंबा हो जाएगा? जी सर। लंबा जी हो के सर। टूटेगा ना? अब पता नहीं यार, ये अभी इस पे हम डाउटफुल है। ठीक है, हमारे टीचर ने पढ़ाया ही नहीं है बॉन्ड लेंथनिंग। तो आइए नीचे वाला देखते थे। एनर्जी डिफरेंस बिटवीन X एंड Z रिप्रेजेंट द एक्टिवेशन एनर्जी। जी सर, ये तो है ना। बताएं यहाँ से लेके यहाँ तक, क्या ये जी एनर्जी ऑफ सर, ये एक्टिवेशन? एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये भी हाँ सर सर। ऐसे ही है। इसका मतलब ये हुआ, ये भी सही है। क्यों? याद रख तो ये लेना, कैसे ये MCQ सर? अपनी तीनों का तीनों सही है। बेटा ये वाला अपनी कॉपी में लिख लो। ठीक है, ये अपनी कॉपी में एक नोटबुक बना लो, MCQ की अलग कॉपी बना लो। ठीक है, जब RX लगा होगा और अगले स्टेप में जब इसमें RX और इसमें OH आ रहा होगा, तो इसके फासले बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ये दूर होना शुरू हो जाता है। सर तो ये एक्स आर पे अटैक करेगा ना? हाँ, ये दूर होना शुरू हो जाता है, दूर होना शुरू हो जाता है। ये ठीक है, एल्कीन का ये मैकेनिज्म सही सर। ये लिख लेना अपने पास। ठीक है, और तुम मुझे एक बात बताओ, इस ग्राफ में सिंगल पीक है कि डबल पीक है? सिंगल पी है सिंगल सर। पी के तो ये तो SN2 SN2 होगा सर। SN2 होगा सर। SN2 होना चाहिए, SN2 SN2 होना चाहिए, SN1? SN2 सर, सिंगल होता है, SN2 ट्रांजिट स्टेट आती है उसके लिए। SN2 होना चाहिए, SN2 होना चाहिए मेरा बेटा, SN2 होना चाहिए। तो बताओ SN2 में कार्बोकेटाइन बनता है या ट्रांजिशन स्टेट कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट। SN2 नहीं में बनता सर। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेज बनता है। ट्रांजिशन स्टेट बनता है? ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट बनता है, इसलिए ये जुमला सही होगा। लेकिन अगर ये SN1 होता तो ये जुमला गलत हो जाता है। लिख लो अपने पास, इन SN2 लिख लो अपने पास, इन SN2 कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। सर आप ना क्लास के बाद 10 मिनट रुकिएगा, बात करनी है आपसे। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस while in SN1, मैं कॉल करूंगा तुम्हें। ठीक है, इन SN1 नहीं सर, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कराना है ना, वो एक था। रिमेन सेम। अच्छा ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन है, which alcohol on oxidation with acidified potassium dichromate give an organic product which cause an effervescence when acid बनने का पूछ रहा है। बताइए, क्या इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे एसिड बनेगा? बनेगा। जी सर। जहां 1 होगा वहां बनेगा। बताएं सर इसमें तीनों ही बनेगा? बनेगा। जी सर। 2 मिथाइल प्रोपेनोइक सर एसिड। तीनों आंसर कैसे सही हो सकते हैं? मतलब ये MCQ तो हो ही नहीं फिर। क्या चीज? ये तीनों आंसर सही है MCQ के। नहीं, तीनों कहां से आंसर? लास्ट वाला गलत हो गया ना। नहीं, ऊपर तो तीनों चाहिए ना, तो फ्री के मार्क्स चाहिए। तो नहीं, तीनों भी सही हो सकते हैं। समझ में आ सर रहा अब है? तो नहीं होगा ना, ऐसे तो पुराने हैं ना। हाँ, अब नहीं आएंगे, लेकिन मैंने कहा ना, मैं कोई पास पेपर थोड़ी सॉल्व करवाने का मकसद है। मेरा मकसद ये है तुम्हें अच्छी लर्निंग की जा सके, वन ऑल।
जी सर। क्वेश्चन 40 का पार्ट, ये क्वेश्चन पार्ट आंसर ही क्यों नहीं होगा? क्या दोबारा बोलिएगा? तो क्वेश्चन 40 है, उसमें आंसर 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 2 होल है ना, 1 होल देते हैं एसिड, 2 होल तो कीटोन दे देगा ना। ठीक है सर, ठीक है। सर ये तो ठीक है ऑक्सीडाइज ही नहीं होगा सर वो ना। कीटोन से देखिए कि फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं होता, उसके बाद सर H नहीं थर्ड होता डिग्री ना वो। अल्कोहल है। थर्ड डिग्री, अगर ये थर्ड डिग्री अल्कोहल है तो ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा। हमें ये सवाल था ही नहीं, ठीक है। सर सेकंड डिग्री इसलिए ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि उसके पास H नहीं होता ना, मतलब थर्ड डिग्री, थर्ड एसिड डिग्री। नहीं बनता क्योंकि उसके अजीम पास ज्यादा रिकॉर्डिंग H बंद नहीं होता। करेंगे, अजीम रिकॉर्डिंग बंद कर देंगे। हाँ जी हाँ, सही कह रहे हैं आप। अभी आपने कौन सा क्वेश्चन पूछना है? सर ये आपने मार्क